सामने आ रही है। तुर्की ने अपनी फौजें सीरिया में दाखिल करने का फैसला कर लिया है। सीरिया को एडवांस जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो देने का फैसला कर लिया है। एक ऐसा फैसला जिसका नतीजा इजराइल के साथ जंग की सूरत में निकल सकता है, लेकिन तुर्की ने वो फैसला कर लिया है और इजराइल की जो डोमिनेंस है उसको पूरी तरह से चैलेंज कर दिया है, क्योंकि इजराइल सीरिया में जो है वो अपनी डोमिनेंस और साथ पूरे रीजन में कि हम बताएंगे शाम में क्या होगा, कौन शाम में दाखिल होगा। तो इजराइल का जो हेजेमनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट था सीरिया को लेकर और उसके साथ बाकी उसको जो है वो तुर्की ने बहुत बड़ा चैलेंज किया है। तुर्की दाखिल होने जा रहा है शाम के अंदर, एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया, ये भी आपके सामने रखेंगे। साथ क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है? ऐसा लग रहा है कि यूरोप जिसने 2 आलमी जंगें लड़ी हैं, दोनों आलमी जंगों का आगाज यूरोप से हुआ है, ऐसा लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ यूरोप बढ़ रहा है। नज़ीर, एक तो अमेरिका ने सीक्रेटली जो बड़े डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स है वो बर्तानिया के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं। साथ ही खबर ये आ रही है कि यूरोपीय ममालिक जो है वो न्यूक्लियर कैरियर अमेरिकी जंगी हथियार खरीदने जा रहे हैं, यानी खाली फाइटर जेट्स नहीं, वो जेट्स जो न्यूक्लियर कैरी कर सके वो खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से। तो ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा, इस सब के जवाब में क्या हुआ है कि कुछ देर पहले रशिया से खबर यह है कि उन्होंने अचानक 5 बड़े समुद्रों में नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी हैं। ये बहुत ही अनयूजुअल है, 5 समुद्रों में, और ये सारे वो हैं जो रशियन बॉर्डर्स के साथ लगते हैं। यानी रशिया चूंकि बहुत बड़ा है, पैसिफिक से लेकर कैस्पियन से लेकर बाल्टिक से लेकर कितने समंदर कितने वाटर उसको लगते हैं, तो उस तमाम के अंदर रशिया ने अचानक नेवल एक्सरसाइजेज जब वो शुरू कर दी हैं। और ये सारी वही जगह हैं जहां पर नेटो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जहां पर नेटो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जहां जहां से हमला होगा वहां पर रशिया ने अचानक नेवल एक्सरसाइज, मतलब कभी आपने सुना है कि नेवल एक्सरसाइज अचानक 5 बड़े समुद्रों में शुरू कर दी गई हैं। तो वो बात अपनी जगह पर क्लियर है, ना ही रशिया, ना ही अमेरिका, ना ही बर्तानिया, ना ही चाइना, कोई भी होशोहवास में किसी बड़ी जंग को नहीं चाहता है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं और जो आलमी इदारे खत्म हो रहे हैं, जो डायलॉग बाकी रहा नहीं है, कोई दुनिया में ऐसी पार्टी बची नहीं है जो 2 फरीकैन को बिठाकर जो है वो सालसी करवा सके। ना कोई बड़ी ताकत, क्योंकि बड़ी ताकत तो आपस में जंग करने जा रही है, और ना ही कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और जो आपके पास रूट कॉज है उससे कोई पीछे हटने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और तिजारती जंग जो है वो नाज़रीन इस सब के साथ उरूज के ऊपर पहुंच चुकी है। 1 अगस्त को लागू होना है, लेकिन बहुत सारे ममालिक जो है वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक डील्स भी कर रहे हैं। अभी तक अगर किसी ने सबसे ज्यादा टक्कर दे रखी है तो वो चाइना ने दे रखी है। चाइना ने अपनी शरात अमेरिका से मनवाई है। यूरोपीय यूनियन ने फैसला करना है कि क्या वो इस कैपेबिलिटी रखता है कि वो अमेरिका से अपनी शरात मनवा सके। तो ये तिजारती जंग, क्योंकि उसका बरहरास्त ताल्लुक ट्रंप के जो अगले एम्बिशंस हैं उसके साथ है। अगर ट्रंप ज्यादा से ज्यादा बड़े ममालिक से या सबसे बढ़कर यूरोपीय यूनियन से अपनी मनमर्जी की तिजारती डील लेने में कामयाब हो जाता है, तो ट्रंप फिर डोमेस्टिकली भी बहुत सारे ऐसे फैसले करेगा और इंटरनेशनली भी और इजराइल के हवाले से भी, क्योंकि ट्रंप और यानी उसको होगा ना कि भाई देखे मैंने तिजारती जंग में जब वो कामयाबी हासिल कर ली है, तो वो इजराइल की मजीद सपोर्ट आगे पीछे बहुत सारे फैसले जब कर सकता है। तो इसका ताल्लुक बरहरास्त मिडल ईस्ट में जारी कॉन्फ्लिक्ट से है, ईरान के साथ मामलात में है। तिजारती जंग में अगर ट्रंप को ज्यादा कामयाबी मिलती है तो ईरान के साथ मामलात और ज्यादा सख्त होंगे। तो ये तमाम सूरत है। अच्छा, अब हमास की जानिब से नाज़रीन जो सीज़फायर का रिस्पांस जमा करवाया गया है, क्योंकि गजा में जो सूरत हाल है, तो हमास की जानिब से फाइनल प्रपोजल, फाइनल रिस्पांस दे दिया गया है, वही जो हमेशा वो कहते हैं परमानेंट सीज़फायर और इजरायली फौजों का विड्रॉल। लेकिन क्या इस पर इजराइल मानेगा? अभी इजराइल ने सरकारी सतह पर इसका बताना है, अगले 48 घंटों में मुतवक्किल है कि इजराइल और अमेरिका इसका जवाब देंगे, क्योंकि अभी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात होगी इटली में और उसके बाद ही मुतवक्किल है कि इजराइल और अमेरिका जो है जवाब देंगे। तो इजरायली मीडिया क्या कह रहा है? इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू एग्री नहीं करने वाला है, इजरायली मीडिया के मुताबिक, और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका से कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई बड़ा प्रेशर आ गया तो फिर तो हो सकता है। लेकिन जो इस वक्त नेतन्याहू की गवर्नमेंट के आसार हैं वो इसको एग्री करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। अब सवाल यह है कि अगर वो इसको एग्री करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर किस चीज के लिए तैयार है, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो इसके बजाय कि हम अपना कोई एस्टिमेट आपके सामने रखें, जरा इजरायली मीडिया ही को उसके हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं। हैरेट्स की सबसे पहले हेडलाइन देखिए, अगर इजराइल ने सीज़फायर को कबूल नहीं किया तो हम देख रहे हैं जो अंदरूनी सूरत हाल है, जो आर्मी की एग्जॉशन है, जो सोसाइटी की डिवीजन है, जो इंटरनेशनल रिप्यूट उनकी तबाह हो चुकी है, जो यूरोप के अंदर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, जो मजीद सैंक्शंस की बात है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पुश कर रहे हैं कि रियलिटी यही है कि वो जंग को रोके, इस जारियत को रोके। ठीक है ना? तो इसका मजीद सबूत क्या है कि अगर ये जारियत ना रुकी तो इसका नतीजा कोई इजराइल के हक में नहीं होने जा रहा है। जरा हैरेट्स की हेडलाइन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। IDF chief refuses to tell the public and his soldiers the truth. The war in Gaza has run its course. इजरायली आर्मी चीफ और दीगर क़यादत वो अपने फौजियों को और अवाम को सच नहीं बताएंगे, इजरायली सेटलर्स को और फौजियों को ये ट्रुथ नहीं बताएंगे कि द वॉर इन गाजा हैज रन इट्स कोर्स। ये बिल्कुल मतलब इसमें अब कोई फतह नहीं हो सकती,
और ये पटड़ी से उतर चुकी है, मतलब कोई जंग तो हो ही नहीं रही है ना। तो इसमें मतलब जो एम्बिशन है, जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है, वो सारे खत्म हो गए और इसमें कोई कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। हैरिस ये रिपोर्ट कर रहा है। तो हम अपना कोई एस्टिमेट आपके सामने नहीं रख रहे हैं, उन्हीं के मीडिया ही की बात आपके सामने रख रहे हैं, उन्हीं के एक्सपर्ट्स की बात आपके सामने रख रहे हैं। इजरायली आर्मी चीफ नाइदर फुलिश नार नाइव, नाइव कहते हैं कि मतलब एक बंदा जिसको पता ही नहीं है, तो वो कहते हैं ना ही ये वकूफ है और ना ही ये नाइव है, यानी इसको हर बात का पता है। द क्वेश्चन इज, लेकिन सवाल है, हाउ मच लॉन्गर ही कंटिन्यू बिट्रेइंग हिज ओन कन्विक्शंस। सवाल यह है कि वो कब तक बिट्रेयल करता रहेगा अपनी ही ड्यूटी से, यानी कि इस जंग को रोकने के लिए या पुश करने के लिए सीज़फायर, कब तक वो बिट्रेयल, इजराइल मीडिया कह रहा है कि वो बिट्रेयल कर रहा है, ठीक है ना, कि वो ना ही सच बता रहा है और ना ही इसको रोकने के लिए। अब जरा अगली दो हेडलाइंस देखिए। एज द गाजा वॉर क्लेम्स मोर लाइव्स, द इजरायली पब्लिक ग्रोज इंक्रीजिंगली डिसइल्यूजन्ड। इजरायली सेटलर्स को वो इल्यूजन से निकलकर डिसइल्यूजन में आ रहे हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से रियलिटीज का अंदाजा हो रहा है, खासकर जब यूरोप में उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और जब गजा के अंदर उनकी हालातें बढ़ती चली जा रही हैं और जब फौज की शदीद कमी है, तो वो इल्यूजन से डिसइल्यूजन की तरफ आ रहे हैं और उनको रियलिटीज का अंदाजा हो रहा है। एक और हेडलाइन देखिए। अब ये सारा अगला सिनेरियो कि अगर जारियत नहीं रुकती, द आईडीएफ न्यू रिक्रूट्स ब्रोक इजरायलीज। अब नए रिक्रूट्स कैसे किए जा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे रिजर्विस्ट हैं जिनको ये धमकी लगाई जा रही है कि उनकी जो सिविलियन जॉब्स हैं वो खत्म कर दी जाएंगी अगर वो फौज में भर्ती ना हुए। यानी ये जो रिजर्विस्ट हैं ये कोई हर टाइम फौज में तो नहीं रहते, ये अपनी सिविलियन जॉब्स कर रहे होते हैं, जैसे मतलब मुख्तलिफ कंपनीज में जैसे एक काम बंदा कर रहा होता है। तो ये जो इजरायली फौजी हैं, जो रिजर्विस्ट हैं, वो सिविलियन जॉब्स भी साथ साथ कर रहे होते हैं, जब आर्मी बुलाती है तो वो आ जाते हैं। तो अब बहुत सारों को जो धमकी लगाई जा रही है कि वो उनकी सिविलियन जॉब्स भी जाएंगी अगर वो इधर ना आए, टू अवॉइड द सैक इन देयर सिविलियन जॉब्स। इसको अवॉइड करने के लिए डर के मारे वो कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। दिस वेज ऑन द ट्रेजरी, लेकिन इसका असर खजाने के ऊपर पड़ रहा है, इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि ये तो बहुत सारे देखिए ये एक्सपर्ट्स है ना, कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, कोई किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो उसे यानी ये इधर से निकल कर जा रहे हैं। जो गैर मुल्की वर्कर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग वो तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो अब जब ये सिविलियन जॉब छोड़कर जा रहे हैं तो उसका असर इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है। डिसरप्ट द इकोनॉमी एंड हार्म्स द आईडीएफ स्पिरिट डिकॉप्स। एक तो इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, दूसरा इजरायली उसका आर्मी का जो मोराल है वो मजीद गिरता चला जा रहा है कि मजबूरी में उनको प्रेशराइज करके धमका कर जो है इधर फौज में भर्ती किया जा रहा है। तो ये जनाब सूरत हाल है। देखते हैं अब फिलहाल अगले 48 घंटों में देखते हैं क्या होता है। अगर सीजफायर नहीं होता तो ये सिनेरियो आपके सामने है। अच्छा, अब बात यह है कि तुर्की के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है और तुर्की ने बड़ा फैसला कर लिया है, बड़ा ही बोल्ड फैसला किया गया है। तुर्की ने वो इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है जो कि बिल्कुल जायज है और प्रिंसिपल्ड है, लेकिन इजराइल उस पर धमकियां लगाता रहा है, जैसे वो हर जगह पर अपनी टांग अड़ा देता है और बिला वजह धमकियां लगाता है। तो अभी तक तुर्की ने वो फैसला नहीं किया था, लेकिन आज उसने वो फैसला कर लिया है जो कि उसूली फैसला है, प्रिंसिपल्ड फैसला है। लेकिन इसका नतीजा इजराइल के साथ जंग में भी निकल सकता है, क्योंकि इजराइल ने वहां पर टांग अड़ाई हुई है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई टर्की कोई जंग छेड़ने जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने वहां पर टांग अड़ाई हुई है, तो इसलिए इसका नतीजा जो है वो जंग की सूरत में निकलने जा रहा है, निकल सकता है। तो कौमों की तारीख में बहुत सारे ऐसे फैसले आते हैं जब आपको अपने सर्वाइवल के लिए वो फिर बड़े फैसले करने पड़ जाते हैं। तो तुर्की ने वो फैसला किया है। तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो सीरिया को इक्विपमेंट्स भी देगा, मिलिट्री सपोर्ट भी देगा, ट्रेनिंग भी देगा और वक्त अगर जरूरत पड़ी तो फिर अपनी फौजें भी दाखिल कर देगा, लेकिन वो सीरिया की मुकम्मल प्रोटेक्शन करेगा, सीरिया को किसी सूरत में जो है वो डिवाइड नहीं होने देगा। अब ये वो बात है जो इजराइल की बिल्कुल उसके मुखालिफ बात है। इजराइल यहां पर कहता रहा है कि वो किसी और मुल्क की सपोर्ट सीरिया को कबूल नहीं करेगा, वो यहां पर कोई मिलिट्री प्रेजेंस किसी की कबूल नहीं करेगा। हालांकि वो सिर्फ धौंस और धमकी है, बदमाशी है। भाई आप क्यों नहीं कबूल करेंगे, आप होते कौन हैं? तो एक धौंस और धमकी और अपनी हेजेमनी इंपोज करने की कोशिश कि पूरा के पूरा लेबनान भी वहां पर भी वो जो कहेंगे वो होगा, सीरिया में भी वो बताएंगे क्या होगा। तो एक हेजेमनी इंपोज करने की कोशिश। तो तुर्की ने काफी ये महीने जो है वो इस पर सोचो विचार की है। यानी इजराइल कह रहा था कि अगर यहां पर कोई और आएगा और कोई और सपोर्ट देगा तो फिर हम उसको कबूल नहीं करेंगे, यानी उस पर हमला करेंगे। और दरमियान में एक वाकया ऐसा भी हुआ था कि तुर्की कुछ बेसिस को आइडेंटिफाई कर चुका था कि हम यहां पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं अपनी फोर्सेस, तो इजराइल ने एक सरकारी ऐलान से पहले उन बेसिस को तबाह कर दिया। ये भी वाकयात दरमियान में हुए। और चूंकि इजराइल ये चाहता है कि सीरिया जो है वो कमजोर रहे, यानी लीबिया की तरह रहे, तो अगर उसको मिलिट्री सपोर्ट मिलेगी, इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो तो एक मतलब डिवाइड नहीं ना हो सकेगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी मजबूत होगी। तो ये इनके, तो इसका नतीजा या तो ये होगा कि इजराइल को पीछे हटना पड़ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी शिकस्त होगी, ठीक है ना, या फिर यह कि उसको तुर्की के साथ जंग करना होगी। तो तुर्की ने फैसला कर लिया है कि जो होता है हो जाए, लेकिन हम जा रहे हैं। टर्की सेज ही विल गिव सीरिया मिलिट्री सपोर्ट। द सीरियन गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली रिक्वेस्टेड सपोर्ट फ्रॉम अंकारा टू इनहैंस इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड कम्बैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी फैसला हो गया है
टर्की ने अनाउंस कर दिया कि हमें शाम ने कहा है, शाम ने हमें रिक्वेस्ट की है कि आप आए और हमारी हिफाजत करें, और चूंकि वहां पर बहुत सारी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इसलिए हम वहां पर जा रहे हैं और उनको मिलिट्री सपोर्ट देंगे। तो यानी ये कई महीने ये मामला चलता रहा। इसराइल ने कहा बिल्कुल टर्की यहां पर नहीं आएगा। देखिए, ना ही तो लेबनान की फौज सीरिया में आएगी, या इराक की आएगी, या ईरान की आएगी, या सऊदी अरब, बाकी तो किसी की फौज है ही नहीं, और ना ही सीरिया में आ सकती है। तो अगर एक ही फौज है जो सीरिया में आकर इजरायली मंसूबों का नाकाम बना सकते हैं, वो टर्की। हालांकि जो ब्लंडर हुआ वो तो टर्की ने जाहिर किया, वो फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। एक ही फौज सीरिया में आ सकती थी और वो टर्की की थी, और इजराइल इन तमाम महीनों में धमकाता रहा कि नहीं ये नहीं आएंगे। तो टर्की ने कहा कि हम तो जा रहे हैं, और सारी मिलिट्री सपोर्ट भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी। अब देखना, अब सवाल यह है कि वहां से टैंक्स वो दे रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, तो जो टर्की से टैंक्स आ रहे होंगे, इक्विपमेंट आ रहा होगा, तो उनके ऊपर क्या इजराइल बमबारी करेगा? टर्की से आने वाले टैंकों के ऊपर इजराइल बमबारी करेगा, ठीक है ना? तो या तो पीछे हटना है या फिर जंग करनी है, क्योंकि जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट था बशार अल असद के पास, यानी सीरिया ही का था, रशिया ने दिया हुआ था, वो तो इजराइल ने तबाह कर दिया। तो अब ये जो नया आ रहा है, क्या इजराइल इसको भी तबाह करेगा? तो उसका मतलब तो टर्की पर हमला हो। इसके साथ यह है कि टर्की बड़ी तेजी के साथ और फैसले भी कर रहा है। ब्लंडर तो उसने ये सारा सीरिया वाला किया, फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फाइटर जेट्स उसको मिलने जा रहे हैं और विद इन डेज मिल सकते हैं, और इजराइल में इस वक्त अलार्म है, इजराइल इस वक्त हिला हुआ है कि अगर ये जेट्स इधर मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए जब अरबों के साथ जंग हुई है तो अरबों के पास जो एयर फोर्स थी उसको तबाह कर दिया इजराइल ने। तो फिर कई दहाइयों तक उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल के बराबर की एयरफोर्स किसी के पास हो। तो ये कई दहाइयों की एयर सुपीरियरिटी है। तो पहली बार ऐसा होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसा मुल्क जिसके पास ऐसी एयरफोर्स आ रही है जो इजराइल के बराबरी की हो, ठीक है ना? तो कई दहाइयों के बाद यानी मिडिल ईस्ट में एक ऐसा मुल्क इमर्ज कर रहा है जिसके पास ऐसी एयरफोर्स है कि जो इजराइल का सामना कर सके, और साथ उसके पास जो नेवी है वो इजराइल से भी तगड़ी है। अब जरा हेडलाइंस देखिए, टर्की इंचेस क्लोजर टू बाइंग यूरो फाइटर जेट्स डील विद यूके। सिर्फ इंचेस क्लोजर, ये चंद दिनों में हो सकता है, और ये फाइटर जेट्स लेने के लिए तुर्की कई सालों से मुज़ाकरात यूरोप से कर रहा है, यूरोप ने नहीं दिए। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पिछले हफ्ते मांगे थे और आज मिलने जा रहे हैं। पिछले कई सालों से वो कह रहे हैं कि हमें ये फाइटर जेट्स दिए जाएं, नहीं दिए यूरोप ने, आज देने जा रहा है। टर्की वांट्स टू फाइनलाइज यूरो फाइटर डील एज सून एज पॉसिबल। बस विद इन डेज इसको जल्द से जल्द इसको फाइनलाइज करना है, और 40 यूरो फाइटर जेट्स है वो मिलने जा रहे हैं इनिशियली। और अब आप जरा अंदाजा करें, ये जो यूरो फाइटर जेट्स हैं इनको कौन बनाता, कौन है? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और स्पेन, इन सब की इसमें इनपुट है। और इसको कंपनी जैसे एयरबस है ये रिप्रेजेंट करती है। एयरबस जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी, जिससे अभी मलेशिया जो है वो $12 बिलियन की डील करके आया, यानी बोइंग के मुकाबले की। और ये जो एयरबस है इसको जर्मनी और फ्रांस मिलकर, इसमें दोनों के शेयर्स हैं, तो ये कंपनी भी उसको रिप्रेजेंट करती है। BAE सिस्टम है एंड लियोनार्डो। तो देखना कि इतने मुल्कों का कंसेंसस हुआ है, इटली भी है उसमें, स्पेन भी है उसमें, ब्रिटेन भी है उसमें, जर्मनी भी है उसमें, फ्रांस भी है, सबके कंसेंसस है ये फाइटर जेट वो टर्की को मिलने जा रहे हैं। इतना यूरोप क्यों मेहरबान हो गया टर्की के ऊपर? तो टर्की की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई यूरोप में। उसकी वजह क्या है आपको पता है? नेटो की नंबर 2 फौज कौन सी है? नेटो की नंबर 2 के ऊपर लार्जेस्ट फौज किसकी है? पहले नंबर पर तो होगी अमेरिका की, दूसरे नंबर पर नेटो की लार्जेस्ट फौज बर्तानिया की नहीं है, ना ही फ्रांस की है, ना ही जर्मनी की है, ना ही किसी दूसरे ताकतवर तरीन यूरोपीय वेस्टर्न कंट्री की है। नेटो की सेकंड लार्जेस्ट जो फोर्स है वो टर्की की है। और साथ टर्की जो है चूंकि कई दहाइयां उसके ऊपर बैन रहा है, यानी नेटो का मेंबर होने के बावजूद उसको एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट जेट्स वो नहीं मिले, इजराइल की वजह से नहीं मिले। तो टर्की ने अपनी इंडस्ट्री बिल्डअप की। आज वो इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है कि वो यूरोपियंस को टक्कर दे रही है, और यूरोपियंस रिलाय करने लगे हैं टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर। और यूक्रेन में टर्किश ड्रोन्स जो है वो यूक्रेन को मतलब इस्तेमाल करता रहा है। तो अब आप जरा देखिए, इस वक्त टर्की जो है वो वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स, आर्म्स टाइप्स डोमेस्टिकली ये प्रोड्यूस कर रहा है, अपने ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, मिसाइल और नेवल वेसल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और अपने जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो भी डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है कान, KAAN कान। और इसमें जो है वो इट्स मैस प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन 2028। 2028 तक इसकी मैस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसको सऊदी अरेबिया 100 कान त्यारे जो खरीदने जा रहा है, और भी इस्लामी मुल्क जो है उसको खरीद सकते हैं, मिस्र जो है इसको खरीद सकता है 2028। तो वो तो अभी थोड़ा सा डिले है, लेकिन टर्की फाइटर जेट से हटकर, यानी एक तो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना रहा है, द ओनली इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड, सिर्फ इकलौता इस्लामी मुल्क है टर्की जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अपने बना रहा है। इसके साथ जो उसकी बाकी जो इंडस्ट्री है डिफेंस की, वो इतना एडवांस हो गया है कि यूरोप भी रिला करने। तो देखिए, ये दहाइयों के बाद आप एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देख रहे हैं कि यूरोप, जिसको कई दहाइयां इजराइल ने रोके रखा कि वो फाइटर जेट्स टर्की को नहीं दे रहा, आज वो देने जा रहा है। और एक ऐसे माहौल में जब मिडिल ईस्ट की सूरत हाल आपके सामने है,
इसराइल जो है वो अपनी हेजेमनी सब पर इंपोज कर रहा है, उस वक्त जो है वो फाइटर जेट्स वो देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सिनेरियो, और इसका ताल्लुक गजा के सीज फायर के साथ भी है, क्योंकि जब आप गजा में सीज फायर अलाउ नहीं कर रहे तो फिर आप एक बड़ी जंग को दावत दे रहे हैं, और इजराइल समझता है कि भाई उनके हमपल्ला कौन है, कौन उनके साथ लड़ेगा। तो मिस्र एक बड़ी ताकत के तौर पर इमर्ज हो रहा है, टर्की और ईरान, ये तीन बड़ी ताकतें जो वो मिडिल ईस्ट में इमर्ज हो रही हैं। तो देखिए, अगर फलस्तीनियों को वो राइट्स नहीं देता, सीज फायर नहीं देता, तो फिर तो लंबी जंगें है ना, फिर वो मिस्र के साथ भी मिस्र को भी जाहिर करना पड़ेगी, और सीरिया में टर्की के मामला, तो फिर तो एक जंगों का लंबा सिलसिला है, उसी के ये सारे मुल्क जो वो तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ी। अब जनाब अली, यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप कई सदियां जंगें उधर होती रही हैं, फिर दोनों आलमी जंगें हमने पिछली सेंचुरी में वहां पर देखी हैं। अब वो यूक्रेन की जंग छेड़कर बैठ गए हैं, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, और बिला वजह की एक डिजास्टर्स जंग उन्होंने छेड़ी है, जिससे निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। अब जनाब अली, वहां पर जो इस वक्त पिछले 24 घंटों में जो सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और जिसके जवाब में रशिया ने न्यूक्लियर वार्निंग जारी कर दी है, वो ये है कि अचानक अमेरिका ने वहां पर न्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय कर दिए। और ये खतरनाक इसलिए है कि जब मौजूदा जो ट्रंप इंतजामिया है, यानी अमेरिकी इंतजामिया है, वो तो जंगबंदी की बात कर रही है, फिर आप न्यूक्लियर क्यों और किसके लिए वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, सवाल है ना। तो वो इसलिए मामला बड़े खराब हो गए, सीक्रेटली उन्होंने डिप्लॉय किया है, और उसमें यूएस सेंड्स न्यूक्लियर वेपन्स टू यूके इन सीक्रेटिव आरएफ लेकांत फ्लाइट। और इसमें ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये इतने डिस्ट्रक्टिव हैं, जो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराए गए थे, उनसे 3 टाइम ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं जो वहां पर डिप्लॉय हुए हैं। और इसका जो कंट्रोल है वो ट्रंप के पास है, यानी ये डिप्लॉय बर्तानिया में है, लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो ट्रंप के पास है इस वक्त। और ये इतने डिस्ट्रक्टिव हैं, जो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था उससे 3 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स उन्होंने बर्तानिया में डिप्लॉय कर दिए, और बर्तानिया 13 F-35 न्यूक्लियर कैरियर अमेरिका से डिमांड कर रहा है कि उसको दिए जाए। तो ये मामला जो है ना वहां पर खतरनाक, यानी न्यूक्लियर की तरह। अब रशिया ने न्यूक्लियर वार्निंग जारी की है, और साथ ही रशिया ने नेवल एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। रशियन नेवी लॉन्चेस जुलाई स्टॉर्म एक्सरसाइजेस, और इसमें इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात क्या है, कई समुद्रों में ये एक्सरसाइजेस हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे जो कमांड सेंटर है वो एक ही है, एक ही एडमिरल के तहत, एक सेंट्रल कमांड के नीचे ये तमाम समुद्रों में एक्सरसाइज हो रही है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि जब आप बड़ी जंग लड़ रहे होते हैं तो पीछे आपकी एक ही कमांड होनी चाहिए ना। तो जैसे आर्मी की कमांड, तो यानी वो तमाम समुद्रों में, भाई जब नेटो से जंग होगी तो एक पीछे कमांड है ना, उसने बताना है। तो वही तो एक्सरसाइजेस यही होते हैं ना भाई। एक्सरसाइजेस क्या होती है? एक्सरसाइजेस जंग ही की तैयारी होती है। तो किस पैटर्न के ऊपर हो रही है? नेटो वहां पर ये एक्सरसाइजेस कर रहा है कि दरियाओं को कैसे पार करना है, और वहां पर लॉजिस्टिक्स कैसे गुजारने हैं दरियाओं से, क्योंकि जब जंग होती है तो ब्रिजेस तो तबाह हो जाते हैं, तो फिर आप कैसे लॉजिस्टिकल सप्लाई को मेंटेन रखते हैं। तो वहां पर वो दरियाओं को पार करने की, जर्मनी में आगे पीछे वो वहां पर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, यहां पर ये इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आप जरा देखिए, पैसिफिक के अंदर, पैसिफिक वही ओशन है जो ये जापान वाला और ये सारा, ये पैसिफिक ओशन, क्योंकि इधर भी रशिया का बॉर्डर लगता है, यानी ईस्ट के अंदर आर्कटिक ओशन, ठीक है, बाल्टिक सी जो ये यूरोप वाला है, यानी ऊपर नॉर्वे है, फिनलैंड है, नीचे आकर डेनमार्क है, ये सारा यहां पर भी चूंकि नेटो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो बाल्टिक सी के अंदर उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, 7 कैस्पियन सी के अंदर शुरू कर दी है, 7 नॉर्दर्न पैसिफिक वाटर जो है वहां पर, एज वेल एज द कैस्पियन फ्लोटिला एंड बाल्टिक फ्लीट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 150 वॉरशिप्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 150 वॉरशिप्स, एंड उसके साथ जो सपोर्ट वेसल्स हैं वो अलग हैं, 120 एयरक्राफ्ट, 10 कोस्टल डिफेंस मिसाइल यूनिट्स, 950 पीसेस ऑफ मिलिट्री एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, एंड ओवर 15,000 ट्रूप्स है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये क्यों रशिया ने की है? हाइटन टेंशंस बिटवीन रशिया एंड नेटो, नेटो के साथ जो टेंशंस बढ़ती चली जा रही हैं। नेटो बाल्टिक सी में भी है, नेटो बाकी तमाम जगहों पर भी। तो उसके जवाब में द अलायंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन द बाल्टिक सी एंड प्लान्स ऑफ टर्निंग मोल्डोवा इनटू अ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस। जो मोल्डोवा है, जो यूक्रेन के साथ कंट्री है, मोल्डोवा को नेटो अपनी जो फ्रंट लाइन बेस है, मोल्डोवा कंट्री को नेटो अपनी फ्रंट लाइन बेस बना रहा है। यानी ये पैटर्न आर्मी जंग का है, तैयारियां उसी के मुताबिक हो रही हैं। और ये बात ठीक है कि होशो आवास में कोई भी इस जंग को नहीं चाहता है, लेकिन आप एस्केलेशन करते चले जा रहे हैं, आप रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते चले जा रहे हैं, और अब न्यूक्लियर डिप्लॉय कर दिया आगे से रशिया ने ये शुरू कर दिया। तो जहां जहां पर नेटो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वहीं वहीं पर रशिया अपनी तैयारी जो वो कर रहा है। और उनके जनरल ने कहा कि रशियन मिलिट्री जो वो फुली कॉग्निजेंट है नेटो की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से इन द रीजन एंड स्टैंड रेडी टू टेक डिसाइसिव एक्शन। Our military understand everything and we are ready to repel any threat। हम पूरी तरह से तैयार हैं डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए। Russia's continued alertness and readiness in response to growing NATO military deployment near its borders। तो रशिया जंग ही इसलिए कर रहा है यूक्रेन में कि भाई नेटो पीछे हटे। वो नेटो जब वो पीछे नहीं हट रहा बल्कि और आगे बढ़ रहा है रशिया की तरफ। तो देखिए ना, आप कहेंगे कि भाई
नेटो आगे बढ़ रहा है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ऑलरेडी निकल चुका है कि जो इससे पहले नेटो आगे बढ़ा है उसका नतीजा यूक्रेन में निकल रहा है। तो अब ये जो नेटो की मजीद एक्सपेंशन है तो उसमें ये एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं है कि रशिया को रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, वो बता चुका है यूक्रेन पर हमला करके कि वो ये उसकी रेड लाइन है। तो इसमें जो सेंसिबल बात है, जिसको खुद ट्रंप ने एंडोर्स किया कि ये नेटो और यूक्रेन की गलती थी कि इन्होंने वहां पर एक्सपेंशन की, तो सेंसिबल बात तो ये थी कि नेटो इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए पीछे हटता, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा, वो रशियन बॉर्डर्स की तरफ जा रहा है। तो आगे रशिया क्या करेगा वो तय है, वो यूक्रेन उसका सबसे बड़ा हमारे सामने सबूत है। रशिया इशूज न्यूक्लियर वार्निंग्स आफ्टर ट्रंप वेपन फॉर यूक्रेन प्लान। ये जनाब इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।